बखूबी समझते हैं, कई दहाइयों से इलेक्शंस को बड़ा करीब से मॉनिटर करते आ रहे हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आप कोई, मुझे याद पड़ता है कई दहाइयों से ये काम कर रहे हैं इंतखाबात को मॉनिटर करने का, और आपकी तज्जिए में और आपकी रिसर्च में बड़ा वजन होता है और उसका बड़ा असर लिया जाता है। तो आप माजी की इलेक्शन देखते हुए और इस दफ़ा के इलेक्शन देखते हुए एक तो ओवरऑल हमें बताएं कि आपकी क्या फील, अब तक की जो सूरत हाल है, अभी 8 फरवरी को इलेक्शन है, अब तक की जो प्री पोल जो इंतजामात हैं उसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, अगर हम माजी के इंतखाबात के साथ इस जो इलेक्शन है, ये जो इंतखाब है, इसका मुवाजना करें तो हमें बहुत सारे हवालों से नज़र आता है, साफ नज़र आता है कि गालिबन ये पाकिस्तान का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। अपने कंटेंट के लिहाज से, अपनी इंटेंसिटी के लिहाज से, दोनों हवालों से अगर हम देखें कि किस स्केल पर है, और तीसरा ये कि अपनी शफाफियत के लिहाज से कि ये वाहद इलेक्शन है जिसमें जो धांधली प्री पोल रिगिंग जिसको हम कहते हैं या धांधली कहते हैं, जो प्री पोल रिगिंग है, उसमें अगर आप देखें तो माजी में सिवाय एक दो वाक़यात के कभी इतने बड़े लेवल पर कि जो उम्मीदवार हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए, जो उनके नामजद कुनिंदा हैं, जो उनके तायद कुनिंदा हैं, उनको भी उठा के ले जाएं, उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाए, उनको जलसा जुलूस ना करने दिया जाए, उनको अपने बैनर ना लगाने दिए जाए। हम मतलब हमने पिछले साल 163 मीन्स ऑफ रिगिंग आइडेंटिफाई किए थे, अब वो 210 हो चुके हैं। और 210 तरीके रिगिंग के, हाउ टू रिग इलेक्शन, 210 तरीके जो इस दफा अपनाए गए हैं, इसकी जरा तफसील बताएं। ये 210 क्या हैं? देखिए, जो प्री पोल रिगिंग है वो शुरू हो जाती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कौन बनाएगा, उसमें कौन कौन मिनिस्टर होगा, और बहुत उससे भी पहले जो हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन में कौन आएंगे, मेंबरान कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये तो दो बुनियादी बड़े जिनको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिगिंग के मेथड हैं। और अगर और उसमें आपने देखा है कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से इन लोगों की सिलेक्शन होती है, और हम तो बहुत अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि जो मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान, उसके मिनट्स पब्लिक होने चाहिए। जो नाम आए उनका बायोडाटा सीवी जो है पब्लिक के साथ शेयर होनी चाहिए। तो इतने बड़े अहम मुद्दों पर अगर आप लोग नामजद कर रहे हैं तो उसकी नामजदगी का प्रोसेस पार्लियामेंट के जरिए और पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए। और ये इब्तदा होती है, वो तय कर देती है कि जनाब इलेक्शन की जो क्वालिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी और बुरी हो सकती है। और दूसरा जो है मरहला होता है डीलिमिटेशन का। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन है वो आप कितनी ईमानदारी से करते हैं। जो आपने असूल तय किए हैं, जो कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डीलिमिटेशन, वो हमारे एक्ट में लिखे हुए हैं और बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो है कि दो हलकों के दरमियान जो आबादी का फर्क है वो 10% से प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, बाजौड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो तकरीबन 12 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि चित्राल की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सिर्फ 5 लाख वोटों पर मोहित है। तो ये तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि अगर आपने डीलिमिटेशन करनी है तो आप इजला के दरमियान तो फर्क क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आप सूबों के दरमियान नहीं कर सकते। लेकिन शायद आपको मालूम हो कि पहली दफा पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख में अभी जो इस्लामाबाद और पिंडी चूंकि ट्विन सिटीज हैं, इस्लामाबाद की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में पिंडी को डाल दिया गया और इस्लामाबाद की और पिंडी के कुछ इलाके जो है इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिए गए, जो कि गलत है। इसी तरह और बहुत सारे, मसलन जो हाफजाबाद की जो म्यूनसिपैलिटी का एरिया है जिसकी आबादी तकरीबन 3.5 लाख है, उसको उठाकर गुजरांवाला जो कि पहले ही बहुत बड़ा शहर है उसमें जाके डाल दिया गया है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जेरी मेंडरिंग, यानी कि आपने इस तरतीब से नक्शा खींचा है कॉन्स्टिट्यूंसीज का
कि उसका किसी को फायदा हो जाए और किसी को नुकसान हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी धांधली का तरीकाकार है जेरीमेंडरिंग। जी, ये इतने भी मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख में जितने एतराज़ात की रेशियो जो थी इतने कभी नहीं हुए, मगर उसको भी दरगुजर किया गया। यहाँ पे एक सवाल आ गया था क्योंकि इलेक्शन पहले ही, अब सूबाई इस 2 असम्बलियों के तो 1 साल के करीब हो गए हैं, इलेक्शन नहीं हुए, ये वाला भी डिले हो गया था कि जी अब 8 फरवरी को करवा लिए जाएँ, लिहाजा दरगुजर करें। वो हर चीज़ दरगुजर की जाती रही, यहाँ तक कि ये जो इंतज़ामिया के तहत करवाने का तजर्बा जो इस दफ़ा किया जा रहा है, पहले जैसे कैसे वो भी कंट्रोवर्शियल रहते थे, मगर जुडिशरी के ये इंतज़ामिया के ज़रिए करवाने का तजर्बा कैसा रहा है अभी तक? नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि जो आपने इशारा किया है कि जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होने चाहिए थे, आइन के में लिखा हुआ है कि असेंबली अगर प्री मैच्योरली डिसॉल्व होती है तो इलेक्शन 90 दिन में लाजिम है, आइन में लिखा हुआ है, नॉट लेटर देन 90 डेज। उसको वायलेट किया गया। और उसी तनाज़ुर में ये देखना जरूरी है कि आखिर तमाम DROs डिप्टी कमिश्नर क्यों हैं? क्योंकि जो जजेस हैं वो जो जितने भी हों, लेकिन जजेस के अंदर अगर कोई जज इंडिपेंडेंट माइंडेड है तो वो अपना माइंड इस्तेमाल करता है, वो अपनी जो एजेंसी है उसको असर्ट करता है। लेकिन DCs कभी नहीं करेंगे। अगर एक जूनियर शख्स को जो जूनियर ग्रेड में है उसको DC लगा दें जो कि सीनियर ग्रेड का लगता है, तो जाहिर है वो तो जिसने उसको लगाया उसकी खिदमत करने के लिए हर वक्त वो सर बस्ता होता है। तो ये इसीलिए लगाए गए थे DROs, ताकि जिन लोगों को आपने नॉकआउट करना है टेक्निकली, उनके कागजात नामजदगी ना उनको जमा करवाने दिए जाए और ना ही उनको प्रोसेस किया जाए। इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में 1403 या 4 के लगभग जो है वो पिटीशंस दायर हुई थी। और फिर उसी DC ने, जिसने DRO का काम करना है, उसी ने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी है, उसी DC ने, उसी पुलिस ने फिर ये तय करना है किसके ऊपर MPO 16 लगाना है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था और वो जानबूझ के लगाए गए थे ताकि हर मरहले पर मैंने लिखी थी, ट्वीट की थी एक, कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कभी नहीं होते, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जो इंतजामिया है उसको किसी चीज की वायलेशन करते हुए कोई उनको हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई किसी किस्म का वो नहीं है। और उनको जो चेक करने के लिए 2 ही इदारे होते हैं सबसे ज़्यादा डायरेक्टली, एक अदलिया होती है और एक इलेक्शन कमीशन है। दोनों का के इस रोल के ऊपर, जो उनको चेक करने के रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आ गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं पहले जो मैं बात कर रहा था, दूसरा जो है ये अहम है, आमिर मतीन साहब, हमारे यहाँ जो शरह मवात है उसको आप देखें तो वो बहुत बड़ी है और लाखों लोग हर साल वफात पा जाते हैं। और अभी जो इलेक्टोरल रोल है, हमने अभी सर्वे मुकम्मल किया है, इंशाल्लाह कल आपके साथ इसकी फाइंडिंग्स हम शेयर करेंगे, कि उसमें तकरीबन 20% लोग कह रहे हैं कि उनके घरानों में जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं उनके नाम अभी तक इलेक्टोरल लिस्टों पर मौजूद हैं। ये 20% है फिगर, ये वाला बहुत बड़ा है। ये तो 20% लोग दावा कर रहे हैं कि उनके घरों में जो लोग फौत हुए हैं, ये तो 20% का मतलब तो 13 करोड़ अगर वोटर है तो ये तो 2.5 करोड़ के करीब बन जाता है। 20% तो बहुत नहीं, वो 20% कह रहे हैं कि हमारे घरों में लोग फौत हुए हैं। और जब हमने चेक किया है तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका नाम अभी तक 8300 पे चेक किया गया है, शनाख्ती कार्ड का नंबर डालकर, तो वो लोग अभी तक इलेक्टोरल रोल पर मौजूद हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जेरीमैंडरिंग हुई है। अब लाखों की तादाद में, एग्जैक्ट नंबर हम अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कि शरह जो मौत है पाकिस्तान में, यानी कि जो डेथ रेट है पाकिस्तान का और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसका कोई निकाले जाए, और उसकी बुनियाद पर हम एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं कि कितने लाखों लोग हमारी इलेक्टोरल रोल पर मौजूद हैं।
और तो ये जो लोग जो ये वफात पा चुके हुए हैं उनका इलेक्टोरल रोल पे वो है, तो ये अगर मिसयूज होना हो, अगर किसी जगह पे मजीद जैरी मैंडरिंग करनी हो, तो इनका ये वफात वाले पाने लोगों के नामों पे बेनामी के वोटर पढ़ सकता है, इस बात का भी इम्कान हो सकता है। इसमें तो बहुत बड़ा फिगर है ये, तो आपने बड़ी खौफनाक फैक्ट बताया है। एक अहम नुकता है, वो लेट मी कंप्लीट दैट, कि ये पहली दफा कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रोल पोलिंग एजेंट्स को दिए जाएंगे और कैंडिडेट्स को उसके ऊपर तस्वीरें नहीं होंगी। और अब चूंकि तस्वीर नहीं है तो जो पोलिंग एजेंट शनाख्त नहीं कर सकता कि जो शख्स वोट डालने आया है वाकई वो वही है या कोई और है। तो ये मतलब एक पूरा गेट खोल दिया गया है, फ्लड गेट खोल दिया गया है कि लोग जो है वो प्रॉक्सी या गोस्ट वोटिंग आके कर सकते हैं। यानी कि मेरा अपना सका भाई जो है 2 साल पहले फौत हुए थे, हमने अभी 2 माह पहले 8300 पे जाके उनका चेक किया तो उनका वोट दर्ज है, हालांकि नादरा के दफ्तर में उनकी डेथ जो है रजिस्टर करवाई गई थी और मेरे पास वो सारे सबूत हैं। और इसी बेस पे जब हमने मुल्कगीर सतह पर सर्वे किया तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो कह रही है कि उनके घर वाले जो फौत हो चुके हैं वो अभी भी इलेक्टोरल रोल पर हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो जो है धांधली के लिए एक बेहतरीन दरवाजा जो है, और उनके वोट लगवाने के लिए इस दफा तस्वीर की शर्त भी लाजिम नहीं है, लिहाजा कोई भी उनके नाम पे डालना चाहे तो डाल सकता है। तो ये इतना कुछ, ये अब तक जो आपने जिक्र किया है कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के बनने से लेके अभी तक जो जिस किस्म का कागजात नामजदगी, फिर उसके बाद जो हल्का बंदी, ये सब कुछ तो हो चुका, मगर अभी वो जो मुन्नू भाई की नज़र में कि हजे क़यामत नहीं आई, ये मजीद क़यामत क्या आ रही है और आ सकती है जिसके लिए जो रह गई है साख इलेक्शन की वो बचाई जा सके? देखिए इसमें बुनियादी चीजें अब जो बाकी रह गई हैं वो तो इलेक्शन कैंपेन है, और जो आज 24 हो गई है और चंद दिन बाकी रह गए, 2 हफ्तों से कम वक्त रह गया है जी। और इसमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और जाहिर है फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद नहीं है एक पार्टी के लिए, पूरे मुल्की सतह पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अवेलेबल, तो ये इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरा ये कि इलेक्शन वाले दिन इनके लोगों को पोलिंग एजेंट के तौर पर बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, ये बहुत जरूरी होगा कि पोलिंग वाले दिन चेक किया जाए कि कितने पोलिंग एजेंट मौजूद हैं, उस हल्के में कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और पोलिंग एजेंट कितने मौजूद हैं, क्या हर पोलिंग स्टेशन पर हर पार्टी का पोलिंग एजेंट है या नहीं है, कम से कम जो लोग पीटीआई सपोर्टेड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं और बाकी पार्टियों के। दूसरी बात यह है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है, क्योंकि आपको शायद मालूम हो कि जो रिजेक्टेड वोट हैं उनकी शरह हमारी जो वो डाले गए वोट होते हैं उसमें बढ़ती जा रही है। पिछले इलेक्शन में तकरीबन कोई लाखों की तादाद में 28 लाख के लगभग लोग वोट थे जो जाया हो गए थे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये जाया होने की वजूहत के पीछे क्या है। मसलन अगर प्रिजाइडिंग अफसर जो है आपको बैलेट पेपर देते हुए बैलेट पेपर की बैक साइड पे दस्तखत नहीं करता, अपने स्टैंप नहीं लगाता, तो गिनती में वो बैलेट पेपर सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह अगर उसने नहीं डाला, आपके अंगूठा नहीं लगवाया काउंटर फाइल पर, आपकी उंगली पे निशान नहीं लगाया, तो वो भी मामला हो सकता है, आप दोबारा आके वोट डाल सकते हैं। ये चेक करना बहुत जरूरी है पोलिंग एजेंट्स के लिए कि जितने लोग वोट डालने आए हैं क्या उतने ही बैलेट पेपर निकले हैं या उसके आगे पीछे कुछ हो गया। क्योंकि पिछले इलेक्शनों में हमने देखा था कि कुछ जगहों पर प्रिजाइडिंग अफसर्स ने मिल मिलाकर कुछ बैलेट पेपर बाहर स्मगल कर दिए थे। वो 50 बैलेट पेपर की एक दस्ती होती है, अगर आप 2 दस्तियां बाहर निकाल दें तो आप आसानी के साथ जो है वो हर जो वोटर आपका अंदर आ रहा है उसको वो एक्स्ट्रा वोट आप दे देंगे तो वो आके अंदर डाल देगा और उसकी वजह से एक डिस्क्रिपेंसी जो है वो ढूंढी जा सकती बड़ी आसानी के साथ।